स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हिस्ट्री ऑफ RSS। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, 1925 में एक डॉक्टर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका एम था हिंदू सोसाइटी को ब्रिटिश अट्रॉसिटीज के अगेंस्ट तैयार करना। उस टाइम पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की, जो 2025 में 100 साल की हो जाएगी। RSS ये एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही राजनीति के गलियारों की धड़कन बढ़ जाती है। ये समाज के भीतर कहीं न कहीं देश के सबसे बड़े परिवार के तौर पर अपनी पहचान करवाता है। लेकिन यहां सवाल ये नहीं है कि RSS का मतलब क्या है। सवाल यह है कि RSS क्या एक सामाजिक संगठन है या फिर राजनीतिक? यह सांस्कृतिक तौर पर काम करता है या फिर राजनीतिक तौर पर, या फिर इसका कुछ और ही काम है? तो चलिए जरा पीछे चलते हैं, कुछ इतिहास के पन्नों को टटोल लेते हैं और जानते हैं RSS का इतिहास क्या है और इसे क्यों बनाया गया। साथ ही ये भी कि आज इसका जिक्र करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। साल 1907। ये वो दौर था जब बंगाल में आजादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए केशवराम बलराम हेडगेवार भी इस संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए। दादा भाई नौरोजी ने उस वक्त गर्म सोच के नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया, तो हेडगेवार भी कांग्रेस में उनके साथ ही आ गए। हेडगेवार ने कांग्रेस के साथ काफी समय तक काम किया, लेकिन 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस द्वारा खिलाफत मूवमेंट से जुड़ने वाली बात परेशान कर रही थी। उन्हें ये बात अंदर ही अंदर चुभ रही थी, क्योंकि उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति माना। हालांकि नाराजगी के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे, बल्कि 1922 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन और 1925 के कोलकाता अधिवेशन में भी डॉक्टर हेडगेवार मौजूद थे। लेकिन इस घटना के बाद डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अब मन बना लिया था कि वे एक ऐसी संस्था को फॉर्म करेंगे जो हिंदुओं के हितों को लेकर चले और आगे बढ़े। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की। कहा जाता है कि शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार को सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग ही पहुंचे थे, लेकिन 12 से 1200 बनने में वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर हेडगेवार के विचारों से प्रभावित होने लगे थे और इसी के साथ अब संघ की स्थापना का रास्ता साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर हेडगेवार के लिए यह काम इतना आसान नहीं था। इस रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स पैर पसारे खड़ी थीं। कहा जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने खुद शाखा लगाना शुरू किया। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को भी शामिल किया गया। धीरे धीरे लोग डॉक्टर हेडगेवार की बातों से प्रभावित होने लगे और उनके इस अभियान में जुड़ने लगे। कुछ ही समय में शाखा में आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अब समय आ गया था जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ को ऑफिशियल रूप देने का सोचा। डॉक्टर हेडगेवार ने साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन RSS की बुनियाद रख दी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाकों जैसे नासिक, पुणे, अमरावती, यावतमाल में संघ ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी शाखा का विस्तार होना शुरू हो गया। लोगों का शाखा के साथ जुड़ना किसी बदलाव से कम नहीं था। ये एक ऐसा बदलाव था जिसको बनाया तो सामाजिक काम करने के लिए था, लेकिन आगे चलकर ये राजनीति का वो गोल चक्कर बना जिसके चारों तरफ ही राजनीति का ताना बाना बुना जाना था। संघ में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अभी भी संघ का कोई खास असर नहीं था। संघ विस्तार के लिए तैयार था और महाराष्ट्र के बाहर पैर पसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार को 1930 के आसपास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। डॉक्टर हेडगेवार BHU आए और पंडित मदन मोहन मालवीय से बात की।
पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू परिसर में संघ का ऑफिस खोलने के लिए परमिशन दे दी। बीएचयू में डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर से हुई। गोलवालकर बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसलिए उन्हें सब गुरुजी कहा करते थे। गोलवालकर डॉक्टर हेडगेवार के माध्यम से ही संघ में एक्टिव हुए और उसके मेंबर बने। लेकिन 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है और सर्वसहमति से आरएसएस की कमान गोलवालकर को सौंप दी जाती है। गोलवालकर की लीडरशिप में आरएसएस के विचार दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ पूरे देश में फैलना शुरू होते हैं। आइए अब जानते हैं कि आरएसएस कैसे काम करता है और इसकी शाखाएं कहां-कहां फैली हुई हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ आरएसएस। आरएसएस की कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट की बात करें तो आरएसएस 11 पार्ट में बटा हुआ है। हब यानी केंद्र, रीजन यानी क्षेत्र, प्रोविंस यानी प्रांत, डिपार्टमेंट यानी विभाग, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, तालुका, टाउन यानी नगर, ब्लॉक यानी खंड, सर्कल यानी मंडल, ग्राम, ब्रांच यानी शाखा। वहीं अगर आरएसएस की ब्रांच यानी शाखा की बात करें तो ये 5 तरह की हैं। पहला, प्रभात ब्रांच, इसमें मॉर्निंग में सभी की मीटिंग होती है। दूसरा है इवनिंग ब्रांच। तीसरा ब्रांच है नाइट ब्रांच। फिर आता है मिलन, मिलन यानी वीक में 1 या 2 बार होने वाली मीटिंग। और आखिर में आता है संघ मंडली। संघ मंडली मंथ में होने वाली मीटिंग को कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संघ में करीब 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेन्ड मेंबर्स हैं। संघ परिवार के अंडर 80 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन आते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में आरएसएस के 8,000 से ज्यादा ब्रांच हैं। केरला जैसे स्टेट में जहां हिंदू पॉपुलेशन कम है, वहां भी आरएसएस के करीब 5,000 ब्रांच हैं। ये तो बात हुई देश के अंदर की। वहीं दुनिया के 40 से ज्यादा कंट्रीज में आरएसएस की 57,000 ब्रांचेस हैं। इसके साथ ही इन सभी ब्रांचेस में डेली 50 लाख से ज्यादा मेंबर्स आते हैं। देश की हर तहसील और 60,000 गांवों में हर रोज संघ की ब्रांचेस लगती हैं। आप सोच रहे होंगे ये ब्रांचेस क्या हैं? तो बता दें कि ब्रांच या शाखा सुबह शाम होने वाली मीटिंग को कहा जाता है, जो किसी भी खुले ग्राउंड में 1 घंटे की लगती है। इन्हीं ब्रांचेस को आरएसएस की बुनियाद माना जाता है और इसी वजह से इतना बड़ा आरएसएस संगठन चल रहा है। यहां रोज सुबह शाम शाखा का आयोजन होता है, जहां सारे वॉलंटियर्स एक दूसरे से मिलते हैं। इस दौरान सभी प्रेयर करते हैं, योग और गेम्स खेलते हैं। साथ ही ये लोग प्रेयर और कल्चरल एस्पेक्ट्स पर चर्चा भी करते हैं। इसके साथ ही यहां सरसंघ चालक को चुना जाता है और हर सरसंघ चालक अपने नेक्स्ट सरसंघ चालक को अनाउंस करता है। प्रेजेंटली आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत हैं। बता दें कि जो संघ में अपने मन से आता है उन्हें स्वयं सेवक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आज पूरे वर्ल्ड में आरएसएस की करीब 55 सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन, हिंदू स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, ऑल इंडिया वर्ल्ड काउंसिल, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम नेशनल फोरम, नेशनल सिख संगत, वर्ल्ड डायलॉग सेंटर, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, विवेकानंद केंद्र, इंडियन लेबर यूनियन, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद एटसेट्रा। लेकिन आरएसएस का काम क्या है और भारतीय समाज में इसका क्या योगदान रहा है, आइए जानते हैं। फंक्शंस एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ आरएसएस। दोस्तों, आरएसएस समाज सेवा और सुधार के साथ साथ राहत और रिहेबिलिटेशन के काम करता है। ये काम डिजास्टर साइट और जरूरतमंद इलाकों में संघ के वॉलंटियर्स देते हैं। इसके अलावा देश में कास्टिज्म को खत्म करना और कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ाना भी संघ का मकसद है। इसके लिए संघ मैगजीन निकालता है, जिन्हें लाखों लोग पढ़ते हैं। इनमें मेन मैगजीन, ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य है। इसके अलावा संघ टीनेजर्स और चिल्ड्रन के लिए देवपुत्र नाम की मैगजीन भी निकालता है। अगर बात करें आरएसएस के अभी तक के योगदान की, तो भारत में कश्मीर विलय के वक्त जब नेहरू सरकार कुछ असमंजस की स्थिति में थी, तो उस वक्त सरदार पटेल द्वारा हेल्प मांगने पर आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवालकर ने ही महाराजा हरि सिंह से बात की थी।
जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए दिल्ली लेटर भेजा था। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली और गोवा के भारत में विलय के दौरान भी संघ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 22 जुलाई 1954 को दादरा को पोर्चुगीज से मुक्त कराया गया था। 28 जुलाई को आरएसएस लीडर वाकनकर की लीडरशिप में स्वयंसेवक्स ने नारोली पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया और पोर्चुगीज स्टाफर्स को ओवरपावर करते हुए उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। लिबरेशन फोर्सेस को इस तरह आगे बढ़ता देख पोर्चुगीज फोर्सेस कैप्टन विर्गिलियो फिडाल्गो के नेतृत्व में राजधानी सिल्वासा की तरफ रिट्रीट कर चुकी होती है। लिबरेशन फोर्सेस फिडाल्गो से सरेंडर करने के लिए कहते हैं और इनके मना करने पर बड़ी संख्या में आरएसएस स्वयंसेवक्स और लिबरेशन फोर्सेस के बाकी मेंबर्स सिल्वासा की तरफ मार्च करते हैं। पोर्चुगीज भाग जाते हैं और स्वयंसेवक 2 अगस्त 1954 की सुबह पोर्चुगीज का फ्लैग उतारकर भारत का तिरंगा यहां फहराते हैं। इस तरह पूरा दादरा नगर हवेली पोर्चुगीज के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया जाता है। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, उस वक्त भी संघ ने आगे आकर आर्मी की हेल्प की। आर्मी रूट्स पर नजर रखना, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प, आर्मी का खाने का इंतजाम करना और साथ ही साथ आर्मी फैमिलीज की हेल्प करने जैसे काम आरएसएस द्वारा किए गए। उनके इस काम को पूरे देश के लोगों ने अप्रिशिएट किया। आरएसएस के इस काम को देखते हुए पीएम नेहरू ने 1963 के रिपब्लिक डे परेड फंक्शन में स्पेशली आरएसएस को इनवाइट किया। 2 दिन के नोटिस पर 3000 स्वयं सेवक ने अपनी यूनिफॉर्म में राजपथ पर मार्च पास्ट किया। इतना ही नहीं, 1965 में इंडो पाक वॉर के दौरान भी तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया था। उस वक्त घायल जवानों को सबसे ज्यादा ब्लड संघ के ही स्वयं सेवकों ने दिया था। साथ ही कश्मीर में एयर स्ट्रिप्स से स्नो हटाने का काम भी संघ के स्वयं सेवकों ने ही किया था। इसके अलावा 1971 में ओडिशा में आए भयानक साइक्लोन से लेकर भोपाल गैस ट्रेजेडी तक, 1984 में सिख दंगों से लेकर गुजरात अर्थक्वेक, सुनामी कैटास्ट्रोफी, उत्तराखंड फ्लड्स और कारगिल वॉर में घायल लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशंस तक संघ ने आगे आकर अपनी सेवाएं दी। हमेशा संघ ने आगे फोर फ्रंट में खड़े हो लोगों की सेवा की है और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा में भी संघ ने अपनी सेवाएं दी हैं। आरएसएस द्वारा इतना सब करने के बावजूद वो हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसती रहती है। उस पर हमेशा से राजनीति में हस्तक्षेप करने के इल्जाम लगते रहे हैं और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग उठती रही है। आइए जानते हैं इसे कब कब बैन किया गया है। When was RSS banned? दोस्तों, समय समय पर आरएसएस आलोचना और विवादों में घिरता रहा है। पहली बार जब 1948 में नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी तो पंडित नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और इसे बैन कर दिया गया। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उस वक्त आरएसएस को बैन किया गया। हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद आरएसएस का हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स से गहरा नाता रहा है। आइए आरएसएस और इंडियन पॉलिटिक्स के इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आरएसएस एंड पॉलिटिक्स। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी आरएसएस पॉलिटिक्स से न चाहते हुए भी जुड़ा रहा है। 1975 में इमरजेंसी के वक्त आरएसएस का नाम बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में दिखा। इसके अलावा यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी को भी एक वक्त पर आरएसएस के आगे झुकना पड़ा था। दरअसल ये बात 1989 की है, जब राम जन्मभूमि को लेकर छिड़े विवाद में राजीव गांधी को अपनी सत्ता जाती दिखाई देने लगी थी। उस वक्त राजीव गांधी ने आरएसएस से अयोध्या को लेकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आरएसएस ने राजीव गांधी से किसी तरह की बात करने से मना कर दिया था। संघ उस समय अयोध्या को राजनीति में नहीं घसीटना चाहती थी, जिसके बाद राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। इधर लाल कृष्ण आडवाणी ने वीपी सिंह की सरकार का साथ दिया, लेकिन वीपी सिंह ने जब रिजर्वेशन का दांव खेला तो सारे पासे पलट गए। इस वक्त संघ को एक बड़ा झटका लगा। झटके में ही सही, संघ को यह महसूस हो गया कि राजनीति को अयोध्या जाना ही होगा। इस दौरान रिजर्वेशन की आग फैली तो राजनयिक हलचल मच गई।
संघ भी एक्टिव हुआ और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में साथ देने का फैसला कर लिया। दोस्तों, राजनीति की वजह से आरएसएस हमेशा आलोचना से घिरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस वीर सावरकर की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, जिसकी वजह से आलोचकों ने हमेशा से संघ को राइट विंग फैशिस्ट रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा है, जबकि आरएसएस पॉलिटिकल अपीसमेंट के खिलाफ हिंदुओं के हितों को उठाता है। देखा जाए तो आरएसएस की कोई सेट मेजर फिलॉसफी नहीं है, लेकिन आरएसएस 4 तरह की मेन फिलॉसफीज को फॉलो करता है। पहला, अखंड भारत। आरएसएस का मानना है कि आदिकाल से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान तक भारत फैला हुआ था। ये सब अखंड भारत का हिस्सा हैं। दूसरा है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। ये फिलॉसफी दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी। इस फिलॉसफी के अंतर्गत इंसानियत को सबसे आगे रखने की बात कही गई है। साथ ही ग्रामीण विकास, सोशल डेवलपमेंट और रियलिस्टिक मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया। थर्ड है हिंदुत्व, यानी हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानना। आरएसएस का मानना है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोग कहीं न कहीं हिंदू धर्म के ही फॉलोअर्स हैं। संघ तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को अपने कार्यक्रम में यूज करता है। इसी वजह से उसके ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता। अक्सर इस वजह से आरएसएस कंट्रोवर्सी में फंसता रहता है। आरएसएस सबसे ऊपर भगवा ध्वज को मानता है। आरएसएस समय समय पर राजनीति में भी एक्टिविटी दिखाता रहता है। बीजेपी में कई बड़े लीडर्स संघ से ही निकले हैं। अब चाहे वो लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हों या फिर देश के पीएम नरेंद्र मोदी। इसीलिए इनके कार्यों में संघ की आइडियोलॉजी की छाप देखना कोई हैरानी की बात नहीं कही जा सकती। कंक्लूजन। तो दोस्तों, एक कमरे से स्टार्ट हुआ यह संघ आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज आरएसएस 97 इयर्स का हो चुका है। दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना हुई होगी जितनी आरएसएस की हुई है, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस आज भी अपने विचारों को लेकर डिटरमिन्ड है और अपने मोटो को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज आरएसएस की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको इसके होने का एहसास हो ही जाएगा। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।